हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केम कोर्स के इस यूट्यूब चैनल में। और ये आज हमारा होने वाला पीरियोडिक टेबल्स का लेक्चर नंबर 5। और इस लेक्चर नंबर 5 में आज हम एक और इम्पोर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। और उस पीरियोडिक प्रॉपर्टी का नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि किसी भी एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, आज वो हम पढ़ेंगे। और इस लेक्चर में आज हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मेजरमेंट कैसे करते हैं और कौन कौन से फैक्टर है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्टेड करते हैं। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझने से पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशंस लिख लेते हैं, कुछ अंग्रेजी की एक दो लाइन लिख लेते हैं, फिर उन लाइंस का हम मतलब समझते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हमारी डेफिनेशंस हो जाएगी, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम यानी कि एक एटम की वो टेंडेंसी, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ शेयर्ड पेयर टुवर्ड इटसेल्फ, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की एक टेंडेंसी होती है किसी भी एटम्स की। और वो कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? इटसेल्फ इन अ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल, यानी कि किसी भी एटम्स की वो टेंडेंसी जिस टेंडेंसी से वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। और वो इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन से? तो वो इलेक्ट्रॉन है हमारे जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और उस कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, दो एटम्स ने जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की है, तो उन शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स को उन दोनों एटम्स में से एक एटम के द्वारा अपनी तरफ खींच लेना ही क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उस एटम्स की उस टेंडेंसी को हम कहेंगे उस एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि जो एटम ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा वो एटम्स उन शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा। इसे हम एग्जांपल से एक समझते हैं कि मान लो आपका कोई दो एटम से एक एटम हमारा ए है, ये मान लो एक एटम ए है और एक एटम बी है। और ये एटम्स क्या करते हैं? ये एटम्स बॉन्ड फॉर्म करते हैं। और बॉन्ड कौन सा बन रहा है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, बॉन्ड हमेशा कोवेलेंट होना चाहिए, कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड में ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो होती है। क्योंकि आयोनिक बॉन्ड में तो आप कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करोगे, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड में तो इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरह से डोनेशन होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारी जो नेक्स्ट यूनिट आने वाली है वो पूरी बॉन्डिंग की है, तो उसमें हम कोवेलेंट बॉन्ड को और डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्या होता है एक्चुअली कि ये जो एटम ए है, ये एटम ए और ये एटम बी, ये दोनों क्या करते हैं कि आपस में अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं और बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि मान लो इस एटम्स ए के को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए मान लो दो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, मान लो इसके आखिरी सेल्स में दो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, यानी कि वैलेंस सेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन है और दो इलेक्ट्रॉन और इसे कहीं से मिल जाए तो इसका ऑक्टेट मान लो कंप्लीट हो जाता है और ये क्या होता है? स्टेबल हो जाएगा। और इस एटम बी के आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स मान लो एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा रखे हुए। अब इसको जो अपने इलेक्ट्रॉन्स है उन इलेक्ट्रॉन्स को अगर ये लूज कर दे या किसी के साथ शेयर कर ले तो इसको भी 6 इलेक्ट्रॉन्स का सहारा मिल जाएगा। 6 इलेक्ट्रॉन का सहारा मिलने पर इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ये दोनों एटम्स एक दूसरे के साथ पेयर कर ले, एक दूसरे के साथ साझेदारी कर ले, तो इन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और इन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो ये दोनों एटम्स क्या रहेंगे कि स्टेबल हो जाएंगे। अब इन दोनों ने क्या किया? इन दोनों ने किया कि इस बी ने कहा कि मुझे 6 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है भाई, और इस एटम ए ने कहा कि मुझे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो ना तो ये देने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन इसको राजी था, ना बी एटम से अपने इलेक्ट्रॉन्स ए को देने को राजी था। तो इन दोनों ने एक बीच का रास्ता निकाला। बीच का रास्ता क्या था? तो इन दोनों ने कहा कि एक काम करते हैं, हम एक दूसरे के इतने क्लोज आ जाते हैं, इतने नजदीक आ जाते हैं कि जो मेरे इलेक्ट्रॉन है, जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स है, इस ए ने मान लो कहा कि हम दोनों एक दूसरे के इतने नजदीक आ जाते हैं कि जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स का यूज तू भी कर सके और तेरा भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, और जो तेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हैं उन इलेक्ट्रॉन्स का मैं भी यूज कर सकूं और मेरा भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो ये जो एटम ए है और एटम बी है, ये दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं और ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर लेते, कुछ इस तरह से ओवरलैप कर लेते हैं। अगर मान लो ये एटम ए है आपका और ये एटम बी है। अब इन दोनों ने क्या किया कि इन दोनों के पास में टोटल ओवरऑल मान लो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी उन इलेक्ट्रॉन्स को इन्होंने ये जो शेयरिंग की है और इन दोनों के जो ऑर्बिटल्स में ओवरलैप हुई और ओवरलैप से जो ऑर्बिटल्स फॉर्म हुआ उन ऑर्बिटल्स में इनने रख दिए यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन्स।
अब क्या होता है, अब ये होता है कि मान लो ये जो एटम ए है, इस एटम्स का जो न्यूक्लियस है उसके पास में अट्रैक्शन फोर्स की पावर ज्यादा है, या उसके जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर जो न्यूक्लियर चार्ज है या नेट न्यूक्लियर चार्ज है उसकी पावर ज्यादा है कंपेयर टू एटम बी से। तो ये जो एटम ए का जो न्यूक्लियस रहेगा, एटम ए का जो न्यूक्लियस रहेगा, वो एटम ए का न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन को, अब चूंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है ये यहाँ पे बैठे हुए इलेक्ट्रॉन्स है या रखे हुए इलेक्ट्रॉन्स है या शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स है, जो भी आप बोलो, उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इस एटम्स के न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ऐसा ही न्यूक्लियस बी के पास भी होगा और बी के न्यूक्लियस के पास भी पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन बी का जो न्यूक्लियस रहेगा वो कम पावर का या उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम है। तो ये जो एटम्स ए का जो न्यूक्लियर है, जो पावर वाला न्यूक्लियर है, वो पावर वाला न्यूक्लियर क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स है इनको अपनी तरफ खींच लेगा। अपनी तरफ क्यों खींच लिए इसने, क्योंकि इसके पावर ज्यादा थी, इसके पास में जो पॉजिटिव चार्ज था वो ज्यादा था, और पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू ज्यादा होने के कारण से ये जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है, ये शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं एटम ए की तरफ, यानी कि एटम ए ने अपनी तरफ इन इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया, जिसकी वजह से जो एटम ए रहता है उस पे चार्ज या उस पे पोल जनरेट हो जाता है पार्शियल नेगेटिव, और एटम बी के ऊपर पोल जनरेट हो जाता है पार्शियल पॉजिटिव। अब क्या होता है कि ये जो बॉन्ड आपका बना हुआ था, ये बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड था। अब इस कोवेलेंट बॉन्ड में एक और कैरेक्टर आ गया, कैरेक्टर कौन सा आ गया, इस पे चार्ज जनरेट हो गए। अब चार्ज कहाँ पे जनरेट होते हैं या आयन कहाँ पे बनते हैं, तो आयन बनते हैं आपके आयोनिक बॉन्ड में, आयोनिक बॉन्ड में। यानी कि इस कंडीशंस में ये जो आपका मॉलिक्यूल्स था, इस मॉलिक्यूल्स में कुछ कैरेक्टर्स आयोनिक बॉन्ड के आ गए या आयोनिक नेचर के आ गए, ठीक है, ये सब हो जाता है। तो ये जो एटम्स ए ने अपनी तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर को जो खींचा है, इलेक्ट्रॉन्स पेयर को जो अपनी तरफ खींचा है, इसी टेंडेंसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसी टेंडेंसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो टेंडेंसी होती है जब कोई एटम शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स या कोवेलेंट बॉन्ड के जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स है उन्हें अपनी तरफ खींच लेता है, तो उस टेंडेंसी को, उस एटम्स की क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस केस में ए और बी के केस में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा आपका ए कंपैरेटिवली बी के। तो ये होती है हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है तो आपने देखा होगा कि जो मॉलिक्यूल्स था आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण, तो उस मॉलिक्यूल्स के ऊपर पार्शियल चार्ज जनरेट हो जाते हैं, पार्शियल चार्ज आ जाते हैं या पार्शियल पोल आ जाते हैं। यानी कि वो मॉलिक्यूल्स अब कैसा हो गया, वो मॉलिक्यूल्स इस कंडीशन में पोलार मॉलिक्यूल्स हो गया या पोलर मॉलिक्यूल्स हो गया। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें दो एटम्स के बीच में या एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, और उस मॉलिक्यूल्स के ऊपर जब पार्शियल चार्ज जनरेट हो जाते हैं तो वैसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इसके बाद में एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा मॉलिक्यूल फॉर्म में आती है, मॉलिक्यूल फॉर्म में आती है, जबकि जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी आइसोलेटेड गैसियस एटम्स में नापी जाती है, एटम्स की आइसोलेटेड फॉर्म में मेजर की जाती है, आइसोलेटेड एटम्स की आयोनाइजेशन एनर्जी निकाली जाती है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जी जो रहती है वो कौन कौन सी स्टेट में नापी जाती है, कौन कौन सी स्टेट में मेजर की जाती है किसी भी एटम्स की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा मॉलिक्यूल फॉर्म होना चाहिए और आयोनाइजेशन एनर्जी को मेजर करने के लिए हमेशा एटम्स फॉर्म होना चाहिए। अब ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये एक दूसरे के साथ रिलेट करती है। वो कैसे रिलेट करती है उसको हम समझते हैं। तो हमने जब आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ी थी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो लास्ट लेक्चर में ही हमने पढ़ा था, लेक्चर नंबर 4 में, तो हमने वहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी को किस तरह से कंसीडर किया था, तो किसी भी एटम्स के जो वैलेंस शेल रहती है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, उसे हमने आयोनाइजेशन एनर्जी कहा था। और ये आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है न्यूक्लियस के न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर। और हमारी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी तो डिपेंड करती है न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर, यानी कि जिस एटम्स का न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा रहेगा वो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, वो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ उतनी पावर से खींचने की कैपेसिटी रखेगा या टेंडेंसी रखेगा। तो आप कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी, यानी कि आयोनाइजेशन जो एनर्जी रहेगी किसी भी एटम्स की वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रहेगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को En से भी लिखते हैं।
तो ये रिलेशंस आप याद रखिएगा। इसके बाद में आता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर कैसे करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम मापे कैसे किसी भी एटम्स के लिए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मेजरमेंट के लिए साइंटिस्ट ने अलग अलग स्केल दिए। हमारे पास 3 स्केल दी गई है, 3 स्केल नहीं है जिसमें से 2 स्केल है और एक मेथड है। यानी कि जिस तरह पीएच को मापा जाता है, पीएच मेजर करते हैं एक स्केल के ऊपर, उसी तरह एटम्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहती है उसकी भी कुछ स्केल्स है। वो स्केल्स क्या है उनकी हम बात करते हैं, पहले इसे रफ कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मेजरमेंट की जो पहली स्केल है उसका नाम है हमारा मुलिकन्स स्केल। मुलिकन्स स्केल। अब मुलिकन्स स्केल क्या होती है इसकी हम बात करें तो जो मुलिकन्स ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मेजरमेंट किया, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इन्होंने जो मेजरमेंट किया, वो मेजरमेंट इन्होंने जो आयोनाइजेशन एनर्जी थी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है उसको भी हम समझ लेते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एवरेज निकाला किसी भी एक एटम्स के लिए और एक फॉर्मूला इन्होंने दिया। और वो फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला हम पहले लिख लेते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम जाई से रिप्रेजेंट करते हैं या चाई से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो होता है जाई इज इक्वल्स टू 0.0374 इंटू में इन्होंने क्या रखा, इंटू में इन्होंने रखा आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अभी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है इसे हम समझते हैं, का इन्होंने एवरेज निकाला और इन्होंने प्लस कर दिया इसमें 0.17 को। और जो फॉर्मूला आया वो फॉर्मूला होता है जाई के मेजरमेंट का मुलिकन स्केल पर। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। तो हमने जब आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ी थी, आयोनाइजेशन एनर्जी में हमने देखा था कि किसी भी एटम से जो वैलेंस शेल रहती है उस एटम्स की, उस वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए हमें उस एटम्स को कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, और वो एटम एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देता है। और जितनी एनर्जी वो एटम्स एब्जॉर्ब करता है उसे हमने उस एटम्स की आयोनाइजेशन एनर्जी कहा था। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जस्ट उल्टा होता है आयोनाइजेशन एनर्जी का। इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी एटम्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का एडिशंस करवाते हैं। तो एडिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन से उस एटम से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। रिलीज होती है। भाई सीधी सी बात है, जब आप एनर्जी दे रहे थे तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, जब आप इलेक्ट्रॉन देंगे तो एनर्जी निकलेगी। तो जो एनर्जी निकलती है इस इलेक्ट्रॉन्स के एडिशन से, और ये जो एटम्स था ये एनायन बनेगा, एनायन फॉर्म होगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तब केटायन बनता है। तो इलेक्ट्रॉन्स के एडिशन पे क्या बनेगा, एनायन बनेगा। और ये जो एनर्जी निकल रही है एक एटम्स के एडिशन से, उसी एनर्जी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उस एटम्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है कि जब आप किसी भी एटम्स पर एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन करवाते हो और जो एनर्जी रिलीज होती है उसे उस एटम्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो इस फॉर्मूले में इन्होंने क्या क्या किया मुलिकन साहब ने, तो मुलिकन साहब ने हमें ये जो फॉर्मूला दिया, इस फॉर्मूले में इन्होंने आयोनाइजेशन एनर्जी और उस एटम्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एवरेज निकाला और हमें एक फॉर्मूला दिया। इस फॉर्मूले में इन्होंने कुछ वैल्यू भी दी। और इस फॉर्मूले में जब हम किसी भी एटम्स की आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को पुट करते हैं तो हमें उस एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मेजरमेंट हो जाता है। जैसे आप अभी यहाँ पे हम एक एग्जांपल से इसे समझ लेते हैं। हमारे पास में फ्लोरीन का एक एग्जांपल है। फ्लोरीन का एक एटम है और इस फ्लोरीन के एटम्स की, ये कैपिटल एफ है, फ्लोरीन को कैपिटल एफ से शो करते हैं। तो इस फ्लोरीन के एटम्स की हमें निकालनी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जो फ्लोरीन का एटम रहता है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू होती है फ्लोरीन के लिए, वो वैल्यू होती है 17.418। और जो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी EA से लिखते हैं, ये होती है फ्लोरीन के लिए 3.45। और ये वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और ये भी वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और जो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो यूनिट आएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती, एक सिर्फ वैल्यू मिलती है जो कि एक स्केल पर आपको वैल्यू मिलती है। अब जब हम फ्लोरीन के लिए ये दोनों वैल्यू जब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो उस फ्लोरीन के हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिल जाएगी। चलिए इसे वैल्यू को पुट कर देते हैं हम। हमारा फॉर्मूला है 0.0374
0.374 इंटू में हमें आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू दी हुई है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू रख देते हैं हम 17.418 प्लस हम वैल्यू रख देते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, वो है हमारी 3.45 अपॉन इन दोनों का एवरेज, प्लस हमें करना है 0.17। इस 2 से हम इसे कैंसिल आउट कर देते, तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगी 2, 1 एंड 8 एंड 7, यानी 0.187 वैल्यू मिल जाएगी। और इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ने में 17 और 20, 4 और 4 8 और 6 और 8, ये 20.868 हमें वैल्यू मिल जाएगी। और प्लस में हमारे पास में 0.17। जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कुछ वैल्यू, इसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपको आएगी 3.90 आएगी जब आप 20.8 को मल्टीप्लाई करोगे 0.187 से, और हमें इसमें जोड़ना है 0.17। तो जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन के केस में ये जो पूरी वैल्यू है ये हो जाएगी कुछ 4.07, यानी कि जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन के लिए 4.07। तो इस तरह से जो मूलिकन स्केल है, मूलिकन स्केल से हम किसी भी एटम्स के लिए हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मेजरमेंट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो ये थी हमारी मूलिकन स्केल। इसके बाद में हमारी आती है पाउलिंग स्केल। तो पाउलिंग स्केल को हम पढ़ते हैं, इसे रफ कर लेते हैं पहले। तो जो पाउलिंग स्केल होती है, पाउलिंग स्केल में क्या होता है कि जो पाउलिंग थे उन्होंने जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मेजरमेंट किया किसी भी एटम्स के लिए, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मेजरमेंट इन्होंने एनर्जी के फॉर्म में किया, एनर्जी डाटा के फॉर्म में किया या एनर्जी इंफॉर्मेशन के फॉर्म में किया। इसलिए जो पाउलिंग की स्केल है उस पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसको मेजरमेंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आप जब किसी भी एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करते हो तो उससे पहले आपको उस एटम्स की थर्मोडायनामिक एनर्जी का भी आइडिया होना चाहिए। इसलिए जो पाउलिंग की स्केल है उस पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मेजरमेंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो जो पाउलिंग की स्केल थी वो किस पे बेस्ड थी? तो वो बेस्ड थी एनर्जी डाटा, एनर्जी के डाटा पर बेस्ड थी वो, या इसे हम बोल सकते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन पर। हीट ऑफ फॉर्मेशंस का मतलब क्या होता है कि जब दो एटम्स मिलते हैं और वो मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करते हैं तो उन मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में कितनी हीट का फॉर्मेशन हुआ, कितनी हीट निकली या कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई, उसकी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसकी जानकारी होनी चाहिए। तब जाके आप पाउलिंग स्केल से किसी भी एटम्स की या उस एटम्स की जिससे आपने मॉलिक्यूल्स को फॉर्म किया है उस एटम्स की आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता चलती है। तो पाउलिंग की जो स्केल है इन्होंने भी एक हमें फॉर्मूला दिया था, वो फॉर्मूला पहले हम समझ लेते हैं क्या होता है। वो फॉर्मूला इन्होंने दिया था हमें, वो फॉर्मूला होता है इनका डेल ए बी इज इक्वल्स टू 23.06 इंटू में मोड ऑफ साई ए माइनस साई बी। अब ये क्या वैल्यू है और इसका स्क्वायर था। अब ये क्या फॉर्मूला है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इनमें क्या क्या हमें शो हो रहा है कि ये साइन किस किस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, उनकी हम बात अभी करेंगे। इससे पहले हम देखते हैं तो पाउलिंग का कहना क्या था। पाउलिंग ये कहना चाहते थे कि जब भी मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स जब भी फॉर्म होते हैं, तो जब भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स अभी हमने देखा जिसमें एक ही तरह के एटम हो, जिसमें एक ही तरह के एटम्स हो, यानी कि जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं हो। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं होगा तो जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो दोनों एटम्स की जो बॉन्ड लेंथ है या जो बॉन्ड है उनके सेंटर में प्रेजेंट रहेंगे। लेकिन पोलर मॉलिक्यूल्स किस तरह से बनते हैं, तो पोलर मॉलिक्यूल्स में दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का काफी डिफरेंस रहता है। मान लो एक एटम ए है और एक एटम बी है और इन दोनों एटम्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। मान लो एटम्स ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन रहेंगे ये ए की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और ए पे जो रहेगा वो पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और बी पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि पोल जनरेट हो जाएंगे या चार्ज जनरेट हो जाएंगे, पार्शियली चार्ज जनरेट हो जाएंगे ए और बी पर। तो पाउलिंग का कहना यह था कि ऐसा मॉलिक्यूल जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होता है वो मॉलिक्यूल्स प्योर कोवेलेंट होता है, प्योर कोवेलेंट होता है और ये हमें पता है।
प्योर कोवेलेंट होता है, और जिस पे पार्शियली चार्ज डेवलप हो जाते हैं वो प्योर कोवेलेंट नहीं होता, उस पर कुछ आयोनिक कैरेक्टर आ जाते हैं, यानी कि इसमें कुछ आयोनिक नेचर रहता है, आयोनिक नेचर आ जाता है। अब इस मॉलिक्यूल्स में आयोनिक नेचर आने की वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स रहेगा, जो मॉलिक्यूल्स पोलर मॉलिक्यूल्स बना हुआ है, इस मॉलिक्यूल्स की जो स्टेबिलिटी रहेगी, स्टेबिलिटी इसके कंपेयर में, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के कंपेयर में इसकी स्टेबिलिटी जो रहेगी वो ज़्यादा रहेगी, क्योंकि इसमें आयोनिक कैरेक्टर आ गए, और आयोनिक कैरेक्टर आने से, पोल जनरेट होने से जो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स की जो खींचातानी है वो बढ़ गई, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स के जो शेयरिंग थी और जो बॉन्ड लेंथ थी वो बॉन्ड लेंथ कम हो गई, यानी कि मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो काफ़ी पावर के साथ में बॉन्डेड है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स की जो ओवरऑल एनर्जी रहती है वो कंपैरेटिवली नॉन पोलर मॉलिक्यूल से ज़्यादा रहती है। और इनकी एनर्जी कितनी ज़्यादा रहती है, तो इनकी एनर्जी हम लिख लेते हैं कितनी ज़्यादा रहती है। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो रहती है, इनकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी रहती है, उस एक्स्ट्रा एनर्जी को इन्होंने एक नाम दिया, और इस एक्स्ट्रा एनर्जी को इन्होंने कहा आयोनिक रेजोनेंस एनर्जी, आयोनिक रेजोनेंस एनर्जी। और उस आयोनिक रेजोनेंस एनर्जी को इन्होंने रिप्रेजेंट किया डेल AB से, आयोनिक रेजोनेंस एनर्जी को इन्होंने किससे रिप्रेजेंट किया, डेल AB। और इस आयोनिक रेजोनेंस एनर्जी की जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, तो डेल AB इज इक्वल टू कितना रहेगा, तो AB की वैल्यू इतनी रहेगी कि एक्चुअल जो बॉन्ड की एनर्जी है, एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी अभी इस कंडीशन में, पोलर कंडीशन में जो बॉन्ड एनर्जी है, यानी कि एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी माइनस इस बॉन्ड एनर्जी में से उस एनर्जी को माइनस कर दो, कौन सी एनर्जी को, तो इस मॉलिक्यूल्स के कोवेलेंट बॉन्ड में जो प्योर एनर्जी थी उसमें, यानी कि इस एक्चुअल एनर्जी में से या एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी में से इस मॉलिक्यूल्स की 100% कोवेलेंट एनर्जी को माइनस कर दो, यानी कि 100% कोवेलेंट बॉन्ड एनर्जी। तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, आपको वैल्यू मिल जाएगी आयोनिक रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी। और यही होती है आयोनिक रेजोनेंस एनर्जी, यानी कि जब आपको आयोनिक रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी तो आप इस फॉर्मूले से आपको Ψ और Ψ की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो जो ये आयोनिक रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू है, ये वैल्यू हमें इस फॉर्मूले से ही मिल जाएगी। तो इस फॉर्मूले को हम जब सोल्व करते हैं तो हमारे पास में कुछ वैल्यू इस तरह से आने वाली है, वो वैल्यू हमारी होने वाली है मोड ऑफ Ψ माइनस Ψ का मोड स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा डेल AB इंटू ये हमारा अपॉन में गए, यानी कि 1/23.06। अब यहाँ पे पावर है तो इस पावर को हम हटाते हैं और इसके ऊपर हम लगा देते हैं स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट को हम सोल्व करते हैं तो जो ये वैल्यू है हमारी, ये वैल्यू हमें स्क्वायर रूट के बाहर वैल्यू मिल जाएगी, ये 0.20 ये वैल्यू हमें मिल जाएगी, और हमारे स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा डेल्टा AB इज इक्वल टू इधर हमारा हो जाएगा Ψ A माइनस Ψ B का मोड। अब ये Ψ A और Ψ B जो मोड हमें मिला है, इस वैल्यू से हमें पता चल जाएगी किसी भी एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू। तो ये था हमारा पाउलिंग स्केल। इसके बाद में जो थर्ड हमारी मेथड आती है उसकी बात करते हैं, पहले इसे रफ कर लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मेजरमेंट की हमारी थर्ड मेथड उसका नाम है हमारा ऑलरेड एंड रसोव मेथड। रसोव CHO है ये, रसोव मेथड। और ये मेथड है वो दोनों हमारी जो थी वो स्केल थी, ये हमारी रसोव ऑलरेड एंड रसोव मेथड है। ऑलरेड एंड रसोव ने क्या किया, तो ऑलरेड एंड रसोव ने जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी उसको कोरिलेट किया इन्होंने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, यानी कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Ψ है उसे इन्होंने डायरेक्ट कोरिलेट किया किससे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला होता है Z इफेक्टिव अपॉन R स्क्वायर। ये जो R स्क्वायर यहाँ पे होता है ये होता है हमारी कोवेलेंट रेडियाई। अब कोवेलेंट रेडियाई क्या होती है ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में हमने जब एटॉमिक रेडियाई पढ़ी थी तब। तो ये कोवेलेंट रेडियाई होती है। और ये जो हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू मिलने वाली है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू मिलेगी हमको एवरेज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिलेगी।
यानी कि ये भी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिलेगी वो एक पर्टिकुलर एटम की नहीं रहेगी, जिस भी बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिलेगी वो एक मॉलिक्यूल्स की एवरेज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिलेगी, और इस एवरेज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हमें किसी भी एक पर्टिकुलर एटम्स के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिल जाएगी। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है किसी भी एक एटम्स के लिए, वो एटम्स के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फॉर्मूला होता है। मान लो एटम्स ए के लिए आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है, तो ये एटम ए के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हमारे लिए फॉर्मूला हो जाएगा, वो हो जाएगा Xi A इज इक्वल्स टू 0.359 इंटू Xi प्लस 0.744। ये हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो एटम ए के लिए, कोई भी एटम ए, मान लो मॉलिक्यूल्स में कोई भी एटम ए है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें यहाँ से मिल जाएगी। पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, पहले हमें निकालनी पड़ेगी एवरेज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एवरेज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसे लिख देते हैं EN से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस तरह से ऑलरेड और जो रसो थे उन्होंने जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजरमेंट करने की मेथड थी वो किस पे बेस्ड थी उनकी, तो उन्होंने रिलेशन बनाया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या एवरेज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलो इसे, एवरेज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस के बीच में। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस जो रहता है वो कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, तो जो बॉन्ड बना है, जो बॉन्ड फॉर्मेशंस हुआ है उस फॉर्मेशंस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस है उस पे, और ये जेड इफेक्टिव लिखते हैं हम, और ये जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो हमारी कोवेलेंट एटॉमिक रेडियाई होती है। तो इन तीन मेथड से हम, अलग अलग मेथड से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर कर सकते हैं किसी भी एटम्स के लिए। इसके बाद में आता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो रहती है उसको अफेक्टेड करने वाले कौन कौन से फैक्टर है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन कौन से फैक्टर से अफेक्टेड होती है, तो उसकी बात करते हैं हम फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो जिस तरह से आयोनाइजेशन एनर्जी में हमने फैक्टर्स पढ़े थे, उसी तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी कुछ फैक्टर्स है जो अफेक्टेड करते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम। अब आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो रहती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और आयोनाइजेशन जो एनर्जी रहती है वो साइज ऑफ एटम से किस तरह से अफेक्टेड होती है, तो जितना एटम का साइज जितना छोटा रहेगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा रहेगी, तो उसी तरह एटम्स का साइज जितना छोटा रहेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ज़्यादा रहेगी। अब एटम्स का साइज छोटा रहेगा तो उसका जो अट्रैक्शन पावर रहेगा या न्यूक्लियस अट्रैक्शन पावर रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। अब न्यूक्लियस अट्रैक्शन पावर ज़्यादा रहेगा तो वो अपने जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है उन्हें अपनी तरफ आसानी से खींचेंगे, यानी कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो साइज ऑफ एटम्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि साइज ऑफ एटम जैसे जैसे छोटा होता जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे वैसे उस एटम्स की बढ़ती जाएगी। इसके बाद में जो दूसरा फैक्टर आता है वो दूसरा फैक्टर हमारा होता है, दूसरा जो फैक्टर है वो है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, तो जनरली हम किसी भी एटम से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं उस एटम से, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो ये होता है कैटायंस पर पॉजिटिव चार्ज का नंबर, कैटायंस पर पॉजिटिव चार्ज का नंबर, उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, और एनायंस पर जितने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज रहेंगे उसे हम बोलेंगे नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। तो अगर मान लो कोई कैटायन है, अगर मान लो कोई कैटायन है, जैसे हम मान लेते हैं Ca+2 यानी कि कैल्शियम का +2, तो कैल्शियम को इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि जो हमारा कैल्शियम है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कैल्शियम जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसी तरह मान लो जो क्लोरीन माइनस रहता है तो सिंगल माइनस है इस पे, यानी कि एनायन है, ये कैटायन है, तो क्लोरीन को इस केस में हम क्या कहेंगे कि जो हमारा क्लोरीन है वो माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो जैसे जैसे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता जाएगा, यानी कि कैटायंस पे जैसे जैसे चार्ज बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ चार्ज बढ़ते जाएंगे, उस पर इलेक्ट्रॉन्स की वैसे वैसे कमी आती जाएगी, और इलेक्ट्रॉन्स की कमी आएगी तो उसका जो नेट न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज होता जाएगा। अब नेट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो क्या करेगा वो एटम्स, वो आयंस, अब वो आयन फॉर्म में हो गया, तो वो आयंस अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। यानी कि पॉजिटिव अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ता है तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस आयंस के लिए इंक्रीज होती है, और अगर नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, मान लो 2 माइनस, मान लो सिंगल माइनस की जगह 2 माइनस हो गया, ये क्लोरीन की जगह अब दूसरा आइटम्स आ गया, यानी कि ऑक्सीजन आ गया, ये O लिख देते हैं, इसे 8 लिख दिया मैंने, ऑक्सीजन का नंबर लिख दिया एटॉमिक नंबर, ये मान लो 2
माइनस लिखते हैं हम ऑक्सीजन को 2 माइनस, तो इस कंडीशन में जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो घटती जाएगी। तो क्या होता है कि जब एनायंस फॉर्म होते हैं तो एनायंस की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहती है वो कम रहती है कंपैरेटिवली कैटायंस के। इसके बाद में जो थर्ड फैक्टर आता है वो थर्ड फैक्टर होता है हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन को तो पूरा डिटेल में हमें पढ़ना है नेक्स्ट यूनिट में। हम सारे टॉपिक्स को बोलते जा रहे हैं कि नेक्स्ट यूनिट में डिटेल में पढ़ना है, नेक्स्ट यूनिट में डिटेल में पढ़ना है। तो नेक्स्ट यूनिट जो आपकी होने वाली यूनिट नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग, वो काफ़ी बड़ी यूनिट है, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे रहेंगे जो आपको डिटेल में ही पढ़ने पड़ेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन को अभी आप इतना समझिए कि हाइब्रिडाइजेशन हम किसी भी एटम्स के लिए लिखते हैं कि इस एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन किया है ये है, तो उसे हम किस फॉर्म में लिखते हैं, तो वो हम उसे लिखते हैं sp3 लिखते हैं हाइब्रिडाइजेशन किया। तो आपने सुना ही होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसका, sp हाइब्रिडाइजेशन, ये डिफरेंट टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो रहती है वो हाइब्रिडाइजेशन में एस का कैरेक्टर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। अब एस कैरेक्टर बढ़ने का मतलब क्या होता है, तो एस कैरेक्टर बढ़ने का मतलब ये होता है कि अगर मान लो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यानी कि इन कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो रहेगा वो sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो वो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp2 टाइप का, और कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड है तो वो हाइब्रिडाइजेशन रहता है sp हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन रहता है। हाइब्रिडाइजेशन को अभी तो हम डिटेल में पढ़ना ही है हमको। तो जैसे जैसे s कैरेक्टर बढ़ रहा है, अब देखो sp3 में s कैरेक्टर कितना है, अब 3 ऑर्बिटल्स p के हैं और 1 ऑर्बिटल s का, यानी टोटल 4 ऑर्बिटल में से 1 ऑर्बिटल हमारा s का है, यानी कि 4 में से 1 ऑर्बिटल s का, यानी कि 25 कैरेक्टर s का है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 33% कैरेक्टर s का है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 50-50 है, यानी कि 50% s कैरेक्टर है। तो जैसे जैसे s कैरेक्टर बढ़ता है, जिस हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर बढ़ता है, उस हाइब्रिडाइजेशन में या उस कंडीशन में जो एटम रहेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। यानी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव s कैरेक्टर कौन सा है, किस में है, तो sp में है, तो sp सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा, फिर sp2 रहेगा, और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा वो sp3 रहेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन से किस तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अफेक्टेड होती है वो हमने देखा। इसके बाद में जो नेक्स्ट अफेक्टेड फैक्टर आता है वो होता है हमारा बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर यही होता है कि जिसमें सिंगल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड ऑर्डर, जिसमें डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड ऑर्डर, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है वो ट्रिपल बॉन्ड ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हमने देख ही लिया है कि sp सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसमें डबल बॉन्ड है वो फिर उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जिसमें सिंगल बॉन्ड है वो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यानी कि बॉन्ड ऑर्डर के फॉर्म में अगर हम बात करें तो सिंगल बॉन्ड जो रहता है, सिंगल बॉन्ड सबसे कम, डबल बॉन्ड है वो फिर उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ट्रिपल बॉन्ड है वो सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है। इसके बाद में आता है जो कितने फैक्टर हो गए हमारे, 3-4 फैक्टर हो गए। इसके बाद में जो पांचवा फैक्टर आता है वो होता है पार्शियल चार्ज। अब पार्शियल चार्ज क्या होता है, तो अभी हमने देखा था कि जो एटम्स से मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, अगर वो मॉलिक्यूल्स कैसा है, पोलार मॉलिक्यूल्स बन रहा है। पोलार मॉलिक्यूल्स यानी कि इस पे पार्शियल चार्ज जनरेट हो रहा है। मान लो ए पे माइनस नेगेटिव आ रहा है और बी पे पॉजिटिव पार्शियल चार्ज आ रहा है। तो ये जब पार्शियल चार्ज आता है तो जिस एटम्स पर जितना ज़्यादा नेगेटिव पार्शियल चार्ज रहेगा उस एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा रहेगी। यानी कि जिस एटम्स के पास में जितना ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम रहेगी। तो ये कुछ फैक्टर है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्टेड करते हैं, और ये फैक्टर्स हमारे साइज ऑफ एटम हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, बॉन्ड ऑर्डर हो गया, पार्शियल चार्ज हो गया। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिटेल्स में पढ़ा, जिसमें हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मेजरमेंट क्या होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, इन सारी टॉपिक्स की बात करी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यहीं तक बात करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।